नमस्कार, जय श्री राम। कुछ दिन पहले जब भाऊ तोरसेकर सर आए थे तो उन्होंने कहा था कि अभिषेक एक मुहिम जारी रखना और हिंदुओं को जो आतंकवादी बनाने का प्रयास किया गया था, उस पे अभी लड़ाई हमारी बहुत बाकी है। पूरा सत्य सामने आना चाहिए। तो महाराष्ट्र से श्रीमती लीना ताई हमारे साथ जुड़ी हैं, रिटायर्ड आईएएस रही हैं और इस पूरे घटनाक्रम को बहुत क्लोज देखा है। पूरा इसकी जानकारी हम हासिल करेंगे, प्रयास करेंगे उसके बारे में जानने का। और जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन क्यों था, क्यों 2 साल बाद कर्नल पुरोहित या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर दीदी को अरेस्ट किया गया, 2 साल तक क्या मुंबई एटीएस, महाराष्ट्र एटीएस झक मार रही थी, हेमंत करकरे से लेकर के परमवीर सिंह, बहुत लोगों को इस प्रश्न का, बहुत सारा प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा भविष्य में, क्योंकि इतिहास जो है ना वो बहुत रूथलेस होता है, रूड होता है, वो प्रश्न करना नहीं छोड़ता। आ, तो सबसे पहले हम प्रणाम करेंगे आदरणीय श्रीमती लीना ताई जी को। प्रणाम दी। प्रणाम। कैसे हैं अभिषेक? आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और जय श्री राम। जय श्री राम। दीदी, शो में आपका स्वागत है। पहले यहीं से करते हैं, जब आप लोग उस वक्त कार्य क्षेत्र होगा, उस वक्त आपका महाराष्ट्र में, ये जब पूरा हाँ, मालेगांव का घटनाक्रम सामने आया, उस वक्त जो महाराष्ट्र के एटीएस थे, उनकी एक प्राइमरी जांच रिपोर्ट आई थी और कुछ 15-16 मुसलमान लड़के पकड़े गए थे। फिर बाद में शरद पवार का एक स्टेटमेंट आता है कि हर बार जब भी कहीं ये आतंकवादी ब्लास्ट होता है तो मुसलमान ही क्यों पकड़े जाते हैं, हिंदू क्यों नहीं पकड़े जाते हैं। फिर उसके बाद हेमंत करकरे साहब उनको रिप्लेस कर देते हैं। ये पूरा पूरा कैसे हुआ, क्या हुआ? और अब जब कोर्ट सामने आ गया है तो फिर भी जो पहला रिपोर्ट था उस पर काम करके कम से कम न्याय तो पूरा मिले, ये तो आधा अधूरा न्याय है। बिल्कुल। मतलब ये एक तरह से मैं कहूंगी कि अधूरा है, पर अच्छा इस सेंस में है कि जो बेकसूर 7 लोग जो बिना कारण एक आरोपी का कलंक झेल रहे थे और एक समझो कि तलवार उन पर लटक रही थी, वो कम से कम अब मुक्त हो गए। टेम्पररीली ही सही, क्योंकि अभी उनको हाई कोर्ट में जाएगी केस, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, तो ये लड़ाई तो अभी थोड़ी चलती रहेगी जी। लेकिन इसका थोड़ा सा अगर हम परिप्रेक्ष्य देखते हैं कि होता क्या है कि हम लोग जब मालेगांव ब्लास्ट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही ब्लास्ट होता है जो कि 2008 में हुआ सितंबर में। लेकिन उससे 2 साल पहले एक ब्लास्ट मालेगांव में और भी हुआ था जो कि मस्जिद में हुआ था जी। और ये शिया मस्जिद में हुआ था। और तब जो एटीएस के प्रमुख थे मिस्टर रघुवंशी, वो भी एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे, तो उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा भी था, लेकिन वो केस कोर्ट में आई नहीं। उससे पहले ये दूसरा वाला ब्लास्ट हो गया और रघुवंशी जी को बदल करके फटाफट करकरे को यहाँ लाया गया और करकरे ने जो भी रघुवंशी ने जो भी छानबीन की थी या जो भी अपने कागज इकट्ठा किए थे या जो भी चार्जशीट बनाने की उनकी तैयारी चल रही थी, वो सारी मतलब दोनों की, पहले ब्लास्ट की उनकी तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी थी और दूसरे ब्लास्ट में उन्होंने आरंभ किया था, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था। तो ये सारे को अलग कोल्ड स्टोरेज में डाल करके हेमंत करकरे ने एक नई तरीके से नया एक अपना नया एक सिलसिला शुरू किया। तो प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों? और मालेगांव में ब्लास्ट हुआ ये तो निश्चित है, तो फिर ये प्रश्न तो जरूर आएगा कि वो किसने किया। ये अगर 7 लोग निर्दोष हैं तो कोई ना कोई तो पकड़ में आना चाहिए, लेकिन उस पे मैं बाद में आती हूँ। ये मैंने केवल इसलिए कहा कि लड़ाई अभी जो लंबी चलनी है और आगे चलनी है उसका कारण मैंने अभी बताया जी। लेकिन ये जो घटनाक्रम जो है कि रघुवंशी को फटाफट बदला गया और करकरे को लाया गया,
और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये सितंबर में ये ब्लास्ट हुआ मालेगांव का, उसके पहले एक समझौता एक्सप्रेस में भी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें असीमानंद जो है उनको, हाँ, उनको दोषी बताया गया था। और इसके 2 ही महीने बाद मुंबई में जो भयानक हमला हुआ 26/11 जिसको हम बोलते हैं, ये तीनों घटनाओं को हमें जोड़ के देखना पड़ेगा। और इन तीनों से भी पहले हुआ क्या कि 2004 में जब कांग्रेस की सरकार आई केंद्र में, और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की ही सरकार आई, उसके पहले दोनों इन सरकारों ने एक थोड़ा सा मैं कहूँ कि एक कड़वा घूंट पिया था। जब 5 वर्ष महाराष्ट्र में शिवसेना और भाजपा की एकत्रित सरकार थी, मनोहर जोशी जी उस समय मुख्यमंत्री थे जी, और केंद्र में भी 99 में अटल बिहारी वाजपेयी पूर्ण बहुमत से आए, जो 2004 तक, वो 5 साल तक केंद्र सरकार में भी भाजपा की पूरी सरकार चली। तो इन दोनों सरकारों ने 5 वर्षों में जो भी काम किया हो, वो कांग्रेस के दिल पर कहीं ना कहीं चुभ रहा है, क्योंकि इनके दोनों के परफॉर्मेंसेस अच्छे थे। और ये वही समय था जब मुंबई में पहले हाजी मस्तान, फिर दाऊद इब्राहिम, इन दोनों का राइज या उत्थान हम कह सकते हैं कि आरंभ हो गया था। और एक तरह से मुंबई पर दाऊद इब्राहिम का राज हो गया था। और ये कहा जाता है कि उसके राजनेताओं के साथ, कांग्रेसी राजनेताओं के साथ बड़े अच्छे संबंध भी थे। लेकिन फिर जो 93 में बॉम्बे में जो सबसे पहले जो सीरियल धमाके हुए एक ही दिन, जी, उसका वर्णन द ब्लैक फ्राइडे करके किया जाता है। एक ही दिन में सीरियली 5, 6, 7 जगहों पर धमाके हुए। तो वहां से जो पूरी एक मुंबई की जनता बिल्कुल सहम गई, और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और पूरे देश में फैला कई जगहों पर। और ये सारा एक तरह से जब महाराष्ट्र में जब बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी, जो कि 1995 से लेकर के 2000 तक थी, और यहाँ केंद्र में 1999 से 2004 तक जो बीजेपी की सरकार थी, इन दोनों के समय में जो भी कोई इम्प्रूवमेंट हो रही थी, मैं ये नहीं कहूंगी कि ब्लास्ट रुक गए थे, लेकिन कम हो गए थे। और तो ये एक कड़वा घूंट था कांग्रेस के लिए कि हमें 5 साल तक सत्ता से बाहर रहना पड़ा। वैसे तो देखें तो चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, देवी गौड़ा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इन सबके कार्यकाल में भी कांग्रेस को बाहर ही रहना पड़ा। लेकिन बीजेपी वॉज अ मच बिगर चैलेंज, क्योंकि बीजेपी एक विचार के, एक संगठन के, एक ही दिशा में चलने वाले एक यूनाइटेड लोग थे, जो कि पहले जो देवी गौड़ा हो, इंद्र कुमार गुजराल हो, वीपी सिंह हो, उनके पहले मुरारजी भाई हो, चौधरी चरण सिंह हो, चंद्रशेखर हो, ये सारे, इनको कांग्रेस समझती थी कि ये तो हमारे बूते पर टिके हैं, इनको हम कभी भी और से हटा सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस बीजेपी के साथ कांग्रेस ने लूज कर दिया। तो कांग्रेस बड़ी एक घूंट पी करके रह गई थी, अपमान कहो, कड़ुआहट कहो। तो जब 2004 में वापस कांग्रेस आई केंद्र में, और तब महाराष्ट्र में भी कांग्रेस ही की सरकार थी, तब ये हुआ कि इन्होंने, और सीरियल ब्लास्ट जो 93 में हुए थे, वो फिर से बढ़ने शुरू हो गए पूरे देश में। और हर बार जो भी कोई संशय के बिना पर, संशय के आधार पर जो भी लोग पकड़े जाते थे, उनका कहीं ना कहीं, वो सारे मुसलमान हुआ करते थे, और उनका कहीं ना कहीं लश्कर-ए-तोयबा, सिमी या और भी मुजाहिदीन, इन सबके साथ उनका कनेक्शन समझ में आता था, जिसको हम कहते हैं कि प्राइमा फेसी या प्राथमिक दृष्टया वो समझ में आता था कि हाँ, ये सारे इसके साथ हैं।
तो इसलिए एक इस्लामिक टेरर नाम का शब्द बहुत प्रचलन में आ गया। आज ही मैं दिग्विजय सिंह को सुन रही थी, तो दिग्विजय बोल रहा था कि मैं बोल रहा था ये बड़ा ही मतलब लोग कहेंगे कि आप भी तू तड़ाक वाली बात कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह डिजर्व। तो दिग्विजय सिंह ने आज ये कहा कि देखो कोई इस्लामिक टेरर नहीं होता, हिंदू टेरर नहीं होता, क्रिश्चियन टेरर नहीं होता, सिख टेरर नहीं होता, बुद्धिस्ट टेरर नहीं होता, कुछ लोग होते हैं जो टेररिस्ट होते हैं। तो ये अकल आज आ रही है, क्योंकि जब लोगों ने इस्लामिक टेरर का शब्द कॉइन करके उसका उपयोग करना आरंभ किया, एक कानाफूसी ही कह लो, क्योंकि खुल करके कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन कांग्रेस को लगा कि भाई इसकी तोड़ क्या हो सकती है। और जो 5-5 साल उन्होंने महाराष्ट्र में और केंद्र सरकार में बीजेपी की सत्ता देखी थी, बीजेपी का शासन देखा था, उससे उन्हें कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि अब तो हमारे जो त्राता हैं वो केवल मुस्लिम समाज ही है, तो उनको हाथ से नहीं जाने देना है। और अगर उनको अपने पक्ष में पूरी तरह से करना है तो हमें कहीं ना कहीं एंटी हिंदुइज्म करना पड़ेगा। ये एक तो कांग्रेस की समझ में आया। और इसमें उनके सर पे आशीर्वाद का हाथ भी किसका था? इटली वालों का था। सरकार इटली वालों की थी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मौनी बाबा उसको चला रहे थे, है ना? तो इसलिए उनके सामने ये एक तो अस्तित्व का, एक तरह से कह लो कि अस्तित्व का प्रश्न भी था, और उनकी ये इच्छा भी थी कि और इटली वालों का तो ये भी था कि अगर हम मुस्लिम समाज को संरक्षण देते हैं या उनके पक्ष में खड़े होते हैं, तो इसका फायदा लेकर के हम क्रिश्चियनिटी को भी बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि जितने वेग से इन 10 वर्षों में क्रिश्चियनिटी का भी संकट हमारे देश पर बढ़ा है। संकट मैं इसलिए कहती हूँ कि वो धर्मांतरण के मार्ग से वो क्रिश्चियनिटी को फैलाया जो जा रहा है, इस सेंस में मैं संकट मानती हूँ। तो वो भी इन्हीं 10 वर्षों में बढ़ा है। तो ये तो बिल्कुल तय था कि 2004 के बाद से एक इनको इतनी तो समझ आ गई कि हमें ये जो वर्ड है इस्लामिक टेररिज्म, इसका तोड़ निकालना होगा, क्योंकि इसका तोड़ निकालेंगे तभी हम क्रिश्चियन धर्मांतरण को भी बचा पाएंगे या टिका पाएंगे, वगैरह वगैरह। तो फिर अब क्या करना है? तो बात समझ में आई कि इसकी तोड़ केवल एक बात से निकल सकती है कि हिंदू टेररिज्म, सनातन टेररिज्म, भगवा टेररिज्म, इस तरह के कुछ शब्द निकालो, उनको फैलाओ और उनको एस्टैब्लिश करो कि ये भी होता है। ये जो दिग्विजय आज बोल रहा है कि हिंदू टेररिज्म नहीं होता, मुस्लिम टेररिज्म नहीं होता, तो ये अकल तब कहाँ थी जबकि 2004 के बाद आप लोग हिंदू टेररिज्म को एस्टैब्लिश करने का प्रयास पूरा कर रहे थे। एक 2-3 बातें जो कि बड़ा सटली ये लोग आज भी प्ले कर रहे हैं, मैं उस पर ध्यान देना चाहती हूँ आपका कि 3-4 दिन पहले मैं पृथ्वीराज चौहान को सुन रही थी, मराठी में वो बोल रहे थे। और पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र से आते हैं, कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हैं, और मनमोहन सिंह के समय में ये स्टेट मिनिस्टर अटैच टू द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये इनका रुतबा था। बिल्कुल। तो और 2008 में ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में आए। जी जी। तो 4 दिन पहले उन्होंने कहा पत्रकारों से कि भाई देखो आप लोग ना एक भगवा टेररिज्म, ये बड़ा गलत शब्द का आप प्रयोग कर रहे हैं। आप भगवा टेररिज्म ये शब्द कहना बंद करो, क्योंकि भगवा रंग जो है वो हमारे शिवाजी महाराज के साथ जुड़ा हुआ है। उनकी सेना की जो पताका थी वो भगवा रंग की थी। तो इसलिए आप भगवा टेररिज्म शब्द का प्रयोग बंद करो, आप सनातनी टेरर ये शब्द।
प्रयोग मिला। यानी यानी कि वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि सनातन अलग है, भगवा अलग है। आप सनातनी टेरर कहो, हिंदू टेरर कहो, पर भगवा टेरर मत कहो, क्योंकि महाराष्ट्र के लिए भगवा कलर जो है वो शिवाजी महाराज का प्रतीक थी। तो ये एक नया सिलसिला अभी मैं देख रही हूँ, पिछले एक आध हफ्ते से लगता है मुझे कि ये शुरू हुआ है, और सोच समझ करके शुरू हुआ है, क्योंकि जैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने ये शब्द यूज किए, कल जितेंद्र आव्हाड जो कि शरद पवार का मंत्री है, उसने भी यही शब्द यूज किए कि क्या होता है सनातन धर्म। सनातन कोई धर्म नहीं होता है, हिंदू कोई धर्म नहीं होता है, ये सनातन के नाम पर ये टेररिज्म करते हैं, हिंदू के नाम पर ये टेररिज्म करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब इनका फोकस जो है वो भगवा से हट करके सनातन पर आया है। ये भी हमें मार्क करके रखना होगा, और इससे हमें बचने का तोड़ निकालना होगा। एक तो ये मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ। अब मैं आती हूँ, ये तो बड़ा थोड़ा सा शाब्दिक न्यूआंसेस की तरह हो गया। अब मैं आती हूँ एटीएस के मुद्दे पर। देखिए, इन्होंने जो साध्वी प्रज्ञा को पकड़ा, या बाद में कर्नल पुरोहित को पकड़ा, और जो भी 13-14 लोगों को पकड़ा मालेगांव ब्लास्ट के बाद, यानी एंड ऑफ सितंबर, तो समझो कि अक्टूबर में कभी ये घटना हुई होगी। बहुत लोगों ने कहा अच्छा हाँ, किसी को पकड़ा है, करते रहेंगे, एटीएस है, करेंगे जांच पर। मतलब किसी ने इसको सीरियसली सोचा भी नहीं था, किसी ने इसको सीरियसली लिया भी नहीं था। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक ये बात जरूर बैठ गई थी कि अच्छा, ये लोग भगवा टेरर शब्द का प्रयोग ये लोग करने लगे हैं। इतना नोटिस में लोगों के आ गया था। और अचानक से ये पाकिस्तानी हमला जो 26/11 का है, अब देखिए दोनों में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन 26/11 में जो लोग पाकिस्तान से यहाँ भेजे गए, उनको ट्रेन करके, उनको अच्छी तरह से ट्रेन करके भेजा गया था कि भाई तुम्हें हर हालत में अपने आप को हिंदू साबित करना है। उनके पास जो कागज थे वो हिंदू थे, हिंदू नामों से थे। उनको माथे पर तिलक लगाने के लिए कहा गया था, उन्हें हाथ में कलेवा पहनने के लिए भी कहा गया था, ताकि जो भी उन्हें देखे वो कहे कि ओ, ये हिंदू है। मैम, आप ये कहना चाहती है कि एनसीपी और कांग्रेस के भी इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं 2011 में, सॉरी 9/11 में? 9/11 में ये बिल्कुल जांच का विषय होना चाहिए, और इसकी बड़ी कड़ी जांच होनी चाहिए कि ये लोग जो इटली वालों से जो अपना ऑर्डर्स ले रहे थे, क्या वो केवल इटली वालों से ले रहे थे, या वो आईएसआई से भी ले रहे थे, या क्या वो आईएसआई के साथ मिल करके कुछ कर रहे थे। क्योंकि आगे जाकर के हम देखते हैं कि मणिशंकर अय्यर किस प्रकार लाहौर में बैठ करके कहता है कि भाई आप हमारे साथ आओ तो हम बीजेपी को हटा सकते हैं भारत में। तो ये अचानक से तो हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं इनका एक अंदरूनी कहीं ना कहीं टॉक्स तो चल ही रहे होंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। क्योंकि जिस तरह, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल हेडली आया, उसने रेकी की और उसने लोगों को बताया। नहीं, आपने देखा कि हमारे मीडिया का रोल क्या था उस पूरे दौरान। और एक और बात है कि हेडली को रेकी करवाने वाला महेश भट्ट का बेटा राहुल भट्ट था। बिल्कुल, और इसी कारण उसको भागना पड़ा। उसको यहाँ से उसका ब्राइट जो कि करियर जो उसके महेश भट्ट ने जो उसके लिए तैयार किया था, उसको छोड़ छाड़ करके उसको भागना पड़ा, और वो वापस नहीं लौटा है आज तक देश में। नहीं, वो ठीक है, वो भाग गया, लेकिन वही महेश भट्ट अजीज बर्नी की किताब लेकर के मुझे लग रहा है कि छपने में भी किताब 1-2 महीने का तो प्रोसेस लग ही जाता है। 26/11 तुरंत एनडीटीवी पर तुरंत। और देखो, आज ही मुशर्रफ का भी बयान मैं सुन रही हूँ जी, जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से ये भगवा टेररिज्म वाली बात को
अजीत बर्नी वाली बात को प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है। और ये मुशर्रफ महाराष्ट्र कैडर में आईपीएस था। हाँ, एटीएस से। नहीं, एटीएस में नहीं था, लेकिन आईपीएस कैडर में वो था महाराष्ट्र के। और इसी का भाई है हसन मुशर्रफ, जो कि नवाब मलिक का साथी है। और ये अभी अजित पवार के साथ होने के कारण दोनों महाराष्ट्र में ट्रेजरी बेंचेस पर बैठते हैं, हसन मुशर्रफ भी और नवाब मलिक भी। और हसन मुशर्रफ तो मिनिस्ट्री भी उसको कोई ना कोई मिल जाती है। तो ये इस आईपीएस मुशर्रफ का वो भाई है। और ये आईपीएस मुशर्रफ, अजीत बर्नी, कृपाशंकर सिंह, हाँ, कृपाशंकर सिंह, कृपाशंकर सिंह। और केंद्र में चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे और दिग्विजय सिंह। और राहुल गांधी अमेरिका में जाकर के कि है मेरे अमेरिकन आकाओं, आप ध्यान दो, मुस्लिम टेररिज्म से ज्यादा खतरा हिंदू टेररिज्म या भगवा टेररिज्म का है। ये कहने वाला कौन है अमेरिका में जाकर? राहुल गांधी। राहुल गांधी है। तो जो भाऊ जो कहते हैं कि हमें ये लड़ाई अभी बहुत लंबी लड़नी है, उसका कारण ये है। अच्छा, मैं इस लंबी लड़ाई का ना आपको एक और दूसरा एंगल बताती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा इस डिटेल में नहीं जाना चाहती कि प्रज्ञा सिंह के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार हुआ, अत्याचार हुआ। मैं तो कहूंगी कि राक्षसों से भी अधिक राक्षसीय व्यवहार उनके साथ हुआ। और ये करने वाला कौन है? परमवीर सिंह। आप देखो कि इस परमवीर की साख आज भी महाराष्ट्र में इतनी अधिक है, चाहे कोई पार्टी हो सत्ता में, लेकिन परमवीर को कोई हाथ नहीं लगा सकता। आप हेलो? मैं सुन रहा हूँ। तो आप देखो कि परमवीर सिंह ने एटीएस में क्या भूमिका निभाई। अब क्या भूमिका निभाई मतलब ये नहीं कि वो पूछताछ कर रहा था, नहीं, ना, क्रूरता वाली भूमिका। वो अत्याचार कर रहा था। वो अत्याचार शारीरिक, मानसिक, हर तरह से वो लोगों को प्रताड़ित कर रहा था। उसने प्लान बनाया था कि मोहन भागवत को पकड़ा जाए और ये कहा जाए कि ये देखो हमारा सबूत भगवा टेररिज्म का। या जैसा कि वो आपके महबूब मुजावर बताते हैं, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप जाकर के मोहन भागवत जी को उठा करके ले आओ, अरेस्ट करके नहीं। उठा करके ले, किसी को करना है तो आपको कागज दिखाना पड़ता है, ऑर्डर दिखानी पड़ती है कि ये आपका अरेस्ट वारंट है। उठा करके लाने में कुछ नहीं करना पड़ता है। तो महबूब मुजावर जो है, उसे ये कहा गया था कि भागवत जी को उठा करके लाना है। और मुजावर ने, मुझे लगता है कि बहुत इस पर विचार किया होगा, बड़े मानसिक परेशानी से वो भी शायद गुजरा होगा, क्योंकि उसे लगा कि अगर मैंने भागवत को उठाया और अगर ये बात छिपा करके नहीं रख पाया, अगर छिपा करके रख सकता हूं तब तो ठीक है, उनको मार दिया जाए और कहा जाए कि वो मिल नहीं, बहुत सीधा उत्तर। लेकिन अगर मैं इसको नहीं छिपा पाया तो पहली बात तो इससे बहुत बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम दंगे बिल्कुल भड़केंगे और उसका ठीकरा मेरे सर पर आएगा। और तब अगर मैं कहूं कि मुझे परमवीर ने कहा था या हेमंत करकरे ने कहा था, तो कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। ये उसके पीछे की एक, मैं कहूं कि उसने बड़ी सतर्कता दिखा करके ये सोच दिखाई और भागवत जी को उसने अरेस्ट करने का विचार छोड़ दिया, जिसके कारण उस पर इनएफिशिएंसी वगैरह वगैरह के इल्जाम लगा करके उसी को जेल में डाला गया। और वो ये कहता है कि आज भी जो उसको सस्पेंड किया गया था, तो जब तक वो रिटायर नहीं हुआ तब तक वो सस्पेंशन की जो सैलरी होती है, जो कम होती है, वही ले रहा था। और आज रिटायरमेंट के इतने साल गुजर चुके, इसके बाद भी वो उसी सस्पेंशन वाली सैलरी के आधार पर जो उसको पेंशन मिलती है या जो मिनिमम पेंशन मिलती है वही वो ले रहा है। वो उसको अपनी फुल पेंशन नहीं मिली है, जबकि परमवीर सिंह केवल
साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के साथ जो उसने अत्याचार किए, एटीएस में उसने जो किया, उससे वो रुका नहीं है। उसने अर्णब गोस्वामी के साथ क्या किया, उसने सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की केस में उसने क्या किया, जो उसने वाजे को लाया, सचिन वाजे को, और वसूली का धंधा शुरू किया। वो कहते हैं, अच्छा, वो पूरा एपिसोड कहीं रुक सा गया है। सॉरी दीदी इंटरप्ट करती हूँ, सचिन वाजे वाला पूरा प्रकरण एकदम रुक सा गया है। बिल्कुल। और यहाँ तक कि जब इसने ये खुल करके आरोप लगाना शुरू किया कि मेरे नीचे सचिन वाजे है, वो वसूली करता है, मेरे ऊपर अनिल देशमुख है, वो वसूली के पैसे लेता है, बीच में तुम क्या बिल्कुल पद्म पत्र मिवाम भसा की तरह बिल्कुल शुद्ध बुद्ध शुचि व्रत लेकर के बैठते हो, कौन इस पे बिलीव करेगा? लेकिन मुंबई का पुलिस कमिश्नर, हाँ, मुंबई का पुलिस कमिश्नर, ठीक है। लेकिन किसी कारण जब उसकी और अनिल देशमुख के कारण उसकी और उद्धव ठाकरे की थोड़ी अनबन हो गई, और उद्धव ठाकरे ने इसको फंसाने के लिए इसके ऊपर और एक सीनियर आईपीएस संजय सिंह को ला करके बैठाया और इसको सस्पेंड भी किया, और ये भाग करके चंडीगढ़ में जाकर के छिप गया। अच्छा, इसकी एक करतूत और भी मैं बताती हूँ। ये जो संतों को मारा गया, जी, पालघर वाला, उस समय ये भले ठाणे कमिश्नर नहीं था, ये मुंबई कमिश्नर था, लेकिन उसके पहले ये ठाणे कमिश्नर रह चुका है। तो मुझे लगता है कि इसका कहीं ना कहीं खोजने की आवश्यकता है। पर संतों का जो हत्याकांड हुआ, उसमें भी कहीं ना कहीं इसी का ट्रेन किया हुआ एक पुलिस महकमा रहा होगा, जो इतना निर्लज्जता से उस केस में पेश आया। खैर, तो आप सोचो कि जो इसको उद्धव ठाकरे ने सस्पेंड करके इसको भगा दिया और ये भाग करके चंडीगढ़ में जाकर के छिप गया, वो वापस मुंबई आता है, उसका सस्पेंशन ऑर्डर क्लियर किया जाता है, ऑनरेबली बैक इन द सर्विस ऐसा डीम्ड माना जाता है, क्योंकि जब ये वापस आया तब तक उसकी रिटायरमेंट की एज हो चुकी थी। तो रिटायरमेंट के बाद उसके ऊपर से सस्पेंशन हटाया गया, सारे आरोप हटाए गए, उसको एज इफ डीम्ड रीइंस्टेटेड मान करके उसकी पूरी पेंशन हर तरह से रिलीज हो गई। और आज वो उसमें इतना दमखम है कि लीलावती हॉस्पिटल, जो कि पूरे भारत का सबसे, मैं कहूँ सबसे महंगा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में ये सीईओ बना हुआ है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या सीईओ या जो उसका उच्चतम पद होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, उस पे ये विराजमान है। इसका मतलब ये है कि परमवीर जी के पास बहुत सारे सभी पार्टी के नेताओं के साथ वो रह रहा है मुंबई में। हाँ, वही लीना दी, मेरा कहने का यही मतलब था कि इसका मतलब तो यही है कि परमवीर सिंह के पास हर, चाहे वो भाजपा के नेता हो, एनडीए के नेता हो या महागठबंधन के नेता हो, सबका कच्चा चिट्ठा है। नहीं, सबको खुश करने का उसके पास मंत्र है। नहीं, अब तो रिटायर हो चुके हैं, ऐसा कोई नहीं है कि सबको खुश करने का। ब्लैकमेलिंग तो दोनों तरफ से फिर तब है भाई। देखो, आपको जो शब्द यूज करना है आप करो, मुझे जो शब्द यूज करने हैं मैं करती हूँ जी। अपनी मर्यादा होती है, अपने अपने विचार। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कहूंगी कि उसके पास इन सबको खुश करने का एक मंत्र है, जादू है। तो वो होता नहीं कि आपने जादू की छड़ी घुमा दी और सबको आपने पत्थर बना दिया, तो वो कुछ नहीं कर सकते। तो महाराष्ट्र में सिलसिला यही है अभी। जी जी, भगवान करे कि कल को ये बदल जाए। बस उम्मीद करते हैं कि सरकार पर दबाव बनाया जाए, जैसा भाव ने कहा, और लगातार देवेंद्र फडणवीस जी से प्रश्न पूछा जाएगा कि सत्ता में अब आप आ गए हैं, मालेगांव का केस सामने आ गया है, रिजल्ट सामने है, मालेगांव का आ गया है, सुशांत और दिशा का कब था? वही कह रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण से बाहर निकलना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि कोर्ट ये कह रही है कि महाराष्ट्र सरकार एक एसआईटी का गठन करे और इस पूरे मालेगांव ब्लास्ट की दोबारा से जांच करे, ठीक है।
महाराष्ट्र की सरकार जो मतलब महाराष्ट्र की पुलिस मैं कहूंगी कि जो कि जब मैं सर्विस में आई थी पहले पहले, तो हमें ये बताया जाता था कि महाराष्ट्र की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इज द बेस्ट इन द कंट्री। महाराष्ट्र की इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इट इज द बेस्ट इन द कंट्री एंड वी शुड बी प्राउड कि हम उस महाराष्ट्र में हम नौकरी करने के लिए आए। ये हमें बताया जाता था। आपने देखा होगा कि मुंबई में जो हमारे रिबेरो साहब, उन्होंने किस तरह से मुंबई को हैंडल किया था। हमारे इतने मतलब सूर्यकांत जोग जैसे हमारे पास ऑफिसर थे, हमारे पास अरविंद इनामदार जैसे ऑफिसर थे, और रिबेरो जी के लिए तो मैं ये कहूंगी कि जब अर्णव गोस्वामी का कांड कर रहा था परमवीर, तब रिबेरो जी ने सीएम को चिट्ठी लिखी थी कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने ऐसे ऑफिसर को सीपी बना करके बैठाया। ये रिबेरो जैसा द मोस्ट ऑनर्ड आईपीएस ऑफिसर ऑफ महाराष्ट्र कैडर, वो ये कह रहा है सीएम को कि आपको शर्म आनी चाहिए कि इसको बैठा करके रखा। वो परमवीर। अच्छा, आप देखो, अब मैं एसआईटी की बात पर आती हूँ, है ना। ब्लास्ट हुआ है तो कोर्ट ने कहा कि भाई एक एसआईटी बनाओ और इसकी जांच करो। मैं कहती हूँ कि एक एसआईटी तो तब भी बनी रिसेंटली जब दिशा और सुशांत सिंह राजपूत के लिए कहा गया कि ये रिपोर्ट, हम उस समय दिशा के पिता सामने नहीं आए थे और उन्होंने बयान वगैरह नहीं दिया था, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र सरकार ने ये कहा था कि हम ये जो दिशा सालियान को सुसाइड डिक्लेयर किया गया और केस क्लोज करी गई, उसको हम रीओपन करते हैं और एसआईटी का गठन होता है। ये कब हुआ? जस्ट जब वापस से बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में जब बनी, तब ये बात थी और एक एसआईटी का गठन हुआ। उस एसआईटी में वो सारे ऑफिसर लगा दिए गए जो कि मालवनी पुलिस स्टेशन में थे और ये सारे दिशा और सुशांत को कवर अप करने का काम कर रहे थे। उसी में से उठा करके एसआईटी में पुलिस लगाए गए और उस एसआईटी ने पिछले 2 वर्षों में 0 काम किया है, 0। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एसआईटी से क्या होगा। हाँ, तो आज अगर ये बोलते हैं कि एक एसआईटी बनाओ और मालेगांव ब्लास्ट की जांच करो, मैं कहती हूँ कि मालेगांव ब्लास्ट की जांच अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि आखिर जो मारे गए हैं वो हमारे ही देश के लोग हैं, हमारे ही देश के। तो एक काम करते हैं ना, जो पहले एटीएस ने जो केस जो जांच पड़ताल की थी पहले वाले ब्लास्ट की, हाँ, रघुवंशी जी ने, उसका पेपर सामने आना चाहिए लोगों के। हाँ, वो भी कहीं कहाँ गायब है, किसी को पता नहीं जी। तो दूसरा ब्लास्ट हुआ, उसमें भी कुछ दिन ही सही, कुछ दिन के लिए ही सही, लेकिन हेमंत करकरे के आने से पहले रघुवंशी जी ने उसमें भी जांच आरंभ कर दी थी। उसके भी कुछ तो पेपर रहे होंगे, वो कहाँ है, है ना। लेकिन अब अगर नई एसआईटी बनती है और उसमें वही खानविलकर और जो साध्वी प्रज्ञा के इंटरव्यू के कारण जो नाम हमें पता चल रहे हैं, जो सामने आ रहे हैं लोगों के, वही सारे लोग अगर उस एसआईटी में भी आ जाते हैं, उसे क्या फायदा है ऐसी एसआईटी का? फिर तो बेकार ही है, फिर तो कोई न्याय ही नहीं मिलना, क्योंकि अन्याय का आरोप ही इन्हीं के ऊपर है। मैं तो ये कहता हूँ कि 2 एसआईटी बननी चाहिए। एक उन पदाधिकारियों पे जिन्होंने इनके ऊपर राक्षसी अमानवीय व्यवहार किया और उनके ऊपर प्रॉपर जांच होनी चाहिए। उस समय के सारे, ऐसा नहीं है कि टेलीफोन, बीएसएनएल और इन सब के पास कॉल रिकॉर्ड्स और ये सारी चीजें नहीं होंगी, वो निकल जाएंगी। ये मैं नहीं मानता कि जल गई हों। बिल्कुल नहीं, अभी भी देखो, एक कहा जाता है, एक दोहा हम लोगों ने पढ़ा था कि खैर खून खांसी खुशी, है ना, ये कहीं छुपाने से नहीं छिपती। तो उसमें खून तो नहीं हुआ, पर ब्लास्ट जो हुए उसमें क्या हुआ, खून ही तो हुए ना। बिल्कुल लोग मारे ही गए, तो उसकी सच्चाई तो सामने कहीं ना कहीं से आ ही जाएगी, आनी ही चाहिए।
बशर्ते कि हम पूरी ईमानदारी के साथ उसकी जांच करें। अगर हमारी जांच में ही बेईमानी हो एब इनिशियो शुरुआत से ही, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो जैसे भाऊ ने कहा कि इस बात को बनाए रखिए, इस मुहिम को हमें चलाते रहने की आवश्यकता है। रोज इस पे सवाल होने चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, रोज सवाल पूछे जाने चाहिए कि आपका प्रोग्रेस क्या हो रहा है, रोज सवाल पूछे जाने चाहिए कि इनको न्याय कब मिलेगा। और एक और बात हुई, मैं दिल्ली के एक बड़े वकील से बात कर रही थी, मैंने कहा इतना सारा ये जो महाराष्ट्र एटीएस ने इस मालेगांव में जो सारा इन 7 निर्दोष लोगों के ऊपर किया, तो क्या हम कोई पीआईएल नहीं कर सकते? तो उन्होंने कहा कि नहीं कर सकते, उन्हीं में से किसी को सामने आकर के कहना पड़ेगा कि हमारे साथ ये अत्याचार हुआ। तो मुझे लगता है कि हमें जोर शोर से उन साथों से भी रिक्वेस्ट करती रहनी पड़ेगी कि भाई आप हारो मत, हार मान करके मत बैठ, या ये मत कहो कि चलो जो हुआ सो हुआ, अंत भला तो सब भला। मतलब देखो, कर्नल पुरोहित जी ने छूटते ही ये कहा कि आई हैव नो मैलिस नाउ अगेंस्ट एनीबॉडी, ठीक है ना? पर मुझे लगता है कि बात मैलिस की नहीं है, बात न्याय की है। बिल्कुल न्याय की है, न्याय की है। केवल उनके साथ अन्याय हुआ है क्या? नहीं। केवल उन 7 लोगों के साथ अन्याय हुआ है क्या? नहीं। क्या जो लोग मारे गए ब्लास्ट में उनके साथ भी अन्याय हुआ है? क्योंकि उनके दोषियों को पकड़ नहीं रही सरकार, उनके दोषियों को सजा नहीं मिल रही, उनके साथ अन्याय हुआ है। जो हमारे ये जो 7 लोग जो कि इतने सालों तक जेल में रहे, और उनकी जो ईमानदारी है, उनकी जो देशभक्ति है, उनका जो हुनर है, उनका जो स्किल है, जिस स्किल का फायदा इस देश को मिलना था, वो नहीं मिला, तो हमारे देश के साथ भी अन्याय हुआ। और किसी ने आज एक बड़ी अच्छी बात कही, उसने कहा कि आफ्टर ऑल देशभक्ति या राष्ट्र प्रेम ऐसी भावना होती है जो आप किसी बाजार से नहीं खरीद सकते, वो आपके दिल में वो जज्बा होना चाहिए। आपने सुना होगा कर्नल पुरोहित को, उन्होंने कहा मेरे से कुछ मत पूछो, इस देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, ये मत पूछो कि इस देश ने मुझसे क्या छीना, मैं वो प्रश्न नहीं उठाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि इस देश ने मुझे क्या दिया और क्या मैं आज भी देश को कुछ दे सकता हूँ। केवल ये 2 प्रश्न मेरे मन में। तो ये जो जज्बा है ना, ये कहीं खरीदा नहीं जा सकता। तो आप उन लोगों के लिए एक बैरियर खड़ा कर रहे हो, उनको आप बोल रहे हो कि भाई देखो संभल करके, तुम अगर इस रास्ते पे चल रहे हो तो इस रास्ते पे तुम्हारे साथ कोई नहीं आने वाला, तो आप लोगों को डिस्करेज कर रहे हो। ये भी एक बहुत बड़ा एक मैं कहूंगी कि संकट है इस देश की सोच पर। बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्रवादी सोच पर, राष्ट्र प्रेमी लोगों की सोच पर एक ये बड़ा संकट है कि उनको हमेशा सोचना पड़ेगा कि मैं अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाऊं या ना उठाऊं। सही बात, तो, बहुत बड़ा संकट। तो ये जो हिचक हम लोगों के मन में पैदा कर रहे हैं अपने इस, और देखो मैं इसको मैं जोड़ना चाह रही हूँ, एक और घटना है हमारे जो देश में घटी है, और उस पर भी हमने ध्यान नहीं दिया है, उस पर भी हमारी पूरी न्यायिक प्रणाली में अभी भी उस पर न्याय होना शेष बाकी है। वो घटना है नंबी नारायणन। नंबी नारायणन जो कि लिक्विड क्रायोजेनिक इंजन वाला का वो लेकर के भारत में लाने के लिए उन्होंने इतने अधिक प्रयास किए, उनको किस तरह से प्रताड़ित किया गया। तो अगर आप नंबी नारायणन की स्टोरी और ये वाली स्टोरी, इन दोनों को अगर आप इकट्ठा करके देखेंगे तो आपको समझ में आता है कि भारत के अंदर और भारत के बाहर भी ऐसी शक्तियां एकत्रित रूप से काम कर रही हैं जो भारत को आगे नहीं आने देना चाहिए।
और वो भी उनके हिंदू थे, वो भी सवर्ण थे, और सेट प्रैक्टिस, यहाँ भी एक सेट प्रैक्टिस है। राइट। और वहां भी पुलिस अधिकारियों का ही उपयोग किया गया था उनकी प्रताड़ना में। जी, जी। और उन पुलिस अधिकारियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये जो बाहरी ये भी और ठीक। भीतरी ताकतें हैं जो कि भारत को कमजोर करने के लिए तुली हुई हैं, आप सोच के देखो कि इनका प्रतिरोध कौन करेगा? केवल भारत के ही लोग करेंगे, बाहर से तो कोई आएगा नहीं इसका प्रतिरोध कर। और भारत के लोग हिंदू हैं, हिंदू बहुसंख्या हैं, और यही प्रतिरोध करेंगे। कुछ अच्छे जो मतलब मैं कहूंगी कि इंसानियत को समझने वाले कुछ मुसलमान भी हमारे यहाँ हैं, वो भी शायद वो भी हमारे साथ आ जाएंगे। लेकिन वैसे लोगों पर ना उनकी मुस्लिम कम्युनिटी के मुल्ला मौलवियों का एक बहुत बड़ा दबाव होता है कि तुम अपनी अच्छाई को संभालो, तुम अच्छे बने रहो, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन हम जो कर रहे हैं इसके विरुद्ध तुम्हें कुछ भी बोलने की अनुमति नहीं। तो आप देखेंगे कि मुस्लिम समाज के जो अच्छे लोग हैं वो प्रायः आप देखेंगे कि कोई इस केस में खुल करके सामने नहीं आता है, क्योंकि वो भी एक तरह से वो दबाव में रहते हैं। लेकिन मेरा ओवरऑल मेरा ये कहना है कि ये जो सारे षड्यंत्र हो रहे हैं, और आज से नहीं, एक लगातार कई वर्षों से हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, तो इनका विरोध प्रतिरोध करने वाली हमारी जो हिंदू बहुसंख्यक समाज है वही अधिकतर इसमें आगे आएगा। ठीक। और ठीक। उनका उत्साह डगमगाने के लिए, उनको निरुत्साहित करने के लिए आपका ये शब्द बड़ा अच्छा काम करता है, हिंदू टेररिज्म, सनातन टेररिज्म, भगवा टेररिज्म इत्यादि इत्यादि। तो इसका भी हमें ना इस शब्दावली का हमें बड़ा कड़ा प्रतिरोध करना मुझे होगा। लगता है कि महाराष्ट्र के हिंदू संगठनों को पहले तो जो ये पूरा मामला है, जो इन्होंने सनातन टेररिज्म को पृथ्वीराज चौहान ने बोला है, जो फर्क किया है भगवा हाँ, टेररिज्म और होना चाहिए, सनातन। हाँ, एफआईआर होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए इस पर। तो खैर हम देखेंगे इसके बारे में आगे क्या होता है। हाँ, लीना ताई, आप शो में आई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत इस पूरे घटनाक्रम पे आपने प्रकाश डाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, आपको नमस्कार, जय वंदे मातरम, और जय श्री दोबारा राम। जय श्री राम।